नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश मुंबई के नरीमन पॉइंट से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और सौरभ शुक्ला हमारे साथ बने हुए मेरे सहयोगी दिल्ली से। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र से मुंबई से तस्वीरें आपको दिखा दें। मेरे पीछे आप देखें, ये मुंबई के नरीमन पॉइंट पर मौजूद मरीन ड्राइव के पास ये ट्राइडेंट होटल है। पूरी हलचल आज मुंबई की यहाँ पर है क्योंकि महाविकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र की सरकार है 3 पार्टियों की, उसकी मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। बेहद अहम मीटिंग है राज्यसभा चुनाव को लेकर। 10 जून को ये चुनाव है, लेकिन उससे पहले विधायकों की खरीद फरोख्त का डर, क्योंकि आप राज्यसभा चुनाव के दौरान शायद ही इस तरह की स्थिति आप देखते होंगे जहां होटलों में विधायकों को रखा जाता होगा, लेकिन ये स्थिति महाराष्ट्र में बन आई है। और जो ट्राइडेंट होटल आप देख रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पर एक एक करके विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। उद्धव ठाकरे कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, शरद पवार भी आएंगे। यहाँ पर मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद बताया जा रहा है कि शिवसेना के जो विधायक हैं वो ट्राइडेंट होटल में ही आज रात में रहेंगे और कुछ विधायकों की जो व्यवस्था है रुकने की, वो पवई के रेनेसांस होटल में भी की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का। महाराष्ट्र में 10 जून को राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले महाविकास आघाड़ी की ओर से कहीं ना कहीं जो शक्ति प्रदर्शन है वो करने की कोशिश की जा रही है। ये इसलिए क्योंकि जो मेरे पीछे ये ट्राइडेंट होटल है, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के जितने भी विधायक हैं और उसके साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं या ऐसे छोटी पार्टियों के विधायक हैं जो शिवसेना के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार हों, कांग्रेस के कई सीनियर नेता जिसमें बाला साहेब थोराट समेत मल्लिकार्जुन खड़गे या और भी लोग हों, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहीं पर ये बैठक होने वाली है और विधायकों के आने का सिलसिला लगातार इसके लिए जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब यहाँ पर पहुँचेंगे तब इसकी शुरुआत की जाएगी। इसे एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों के एक जो राज्यसभा के प्रत्याशी हैं वो तो पहुँच ही गए हैं, वो तो जीत ही रहे हैं, लेकिन एक जो चौथा प्रत्याशी है शिवसेना ने संजय पवार के रूप में उतारा है। अब उसके सामने बीजेपी की ओर से धनंजय महाडिक को उतारा गया है और इन दोनों के बीच में जो ये चुनाव हो रहा है उसी को लेकर ये पूरी ताकत लगाई जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से सोमवार के दिन जो शिवसेना के विधायक थे उन्हें बसेस के ज़रिए जो वेस्टर्न सबर्ब्स हैं मुंबई के, वहाँ पर मलाड में एक होटल पर ले जाया गया था, होटल रिट्रीट पर। हालांकि उन विधायकों को भी अब उसी बस के ज़रिए यहाँ पर लाया गया है। राज्यसभा चुनाव शुक्रवार को होने हैं, लेकिन उससे पहले जो हालात हैं वो ठीक 2019 की तरह है, जब बड़े पैमाने पर विधायक एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। हमने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होते हुए देखा था और ठीक उसी तरह से अब एक होटल में जो विधायक हैं वो मिल रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन कर अपनी जो संख्या बल है उसे साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें महाविकास आघाड़ी और उनके जो समर्थन करने वाले जितने भी विधायक हैं वो सभी इस ट्राइडेंट होटल में मौजूद रहेंगे। कानपुर में हुई हिंसा में अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में कानपुर पुलिस ने 12 आरोपियों की और गिरफ्तारी की है और जो बाकी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कानपुर के पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि जो पोस्टर जारी किए गए हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी भी शामिल है। सोमवार को कानपुर पुलिस ने 40 से ज़्यादा संदिग्धों की तस्वीर जारी की है, साथ ही एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है जिस पर लोगों से सूचना देने की अपील की गई है। आरोपियों की सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक लगभग 50 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस के जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। एक पोस्टर भी आपको विदित होगा कि कल जारी किया गया और उस पोस्टर में ऐसे लोगों को चिन्हित करके पुलिस ने उनका फोटोग्राफ प्रकाशित की और उस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से भी 4-5 गिरफ्तारियां हो गई हैं। हम लोगों ने उस एरिया में स्थित आसपास के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी स्क्रीनिंग कराई, उनकी वीडियो फुटेजेस को रिट्रीव किया है ताकि वहाँ से अगर कुछ इनपुट मिल सके तो उसको भी पुलिस उस पक्ष को भी एनालाइज कर सके। और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के यहाँ और उनके सहयोगियों के यहाँ ईडी की जो छापेमारी कल हुई उसमें ईडी ने दावा किया था कि लाखों का कैश मिला है, सोने के सिक्के मिले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि कुछ भी नहीं मिला। संजय सिंह ने ट्वीट किया है, क्या उन्होंने लिखा है आपको बताते हैं। संजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि सत्येंद्र के घर से 2,79,000 रुपए मिले हैं, बाकी सब झूठ है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि इस वक्त पीएम पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। तो एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है
कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया मिल गया, सोने के सिक्के मिल गए। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या मिला ये नहीं बता रहे, और ये बताएंगे भी नहीं। 2,79,200 रुपया मिला इन्हें, और क्योंकि उसकी भी अकाउंटिंग, वो कहां से वो पैसा आया है वो वहां मौजूद था और उनको बताया गया, इसलिए वो पैसा भी ईडी ने सीज नहीं किया, वापस दे दिया। सिद्धू मूसेवाले के गांव मानसा के मूसेवाला गांव आज राहुल गांधी पहुंचे और उनके साथ में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी थे। राहुल गांधी लगभग 1 घंटे तक सिद्धू मूसेवाले के परिवार के साथ मौजूद रहे और अगर बात करें तो सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड में अब तक पंजाब पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पंजाब पुलिस का दावा है कि 4 शूटरों की भी पहचान हो गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मानसा के मूसा गांव में सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता अब तक लगा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मंगलवार को पहुंचे और तकरीबन 1 घंटे परिवार के साथ रहे। मुलाकात के दौरान मूसेवाला के पिता कई बार भावुक हुए। सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस के टिकट पर इस साल मानसा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और कांग्रेस में शामिल होने से पहले वो राहुल गांधी से भी मिले थे। परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर पंजाब की आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला जी के माता पिता जिस दुख से गुजर रहे हैं उसे बयान करना मुश्किल है। इन्हें इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है और हम दिला कर रहेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। पंजाब में अमन और शांति बनाए रखना आप सरकार के बस की बात नहीं है। उधर पंजाब पुलिस ने 4 शूटरों की पहचान का दावा किया है और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें केकड़ा नाम का वो शख्स भी शामिल है जिस पर फैन बनकर मुखबरी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक संदीप उर्फ केकड़ा ने गोल्डी बरार और सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई के निर्देश पर खुद को सिद्धू मूसेवाला का फैन बताकर गायक की गतिविधियों पर नजर रखी थी। पुलिस ने बताया कि केकड़ा ने गायक के साथ सेल्फी भी ली और सिद्धू मूसेवाला के निकलने की जानकारी भी हमलावरों को दी। सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था वहां पर अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। लगभग 9 दिन हो गए हैं सिद्धू मूसेवाले की मौत के, लेकिन अब भी जो हमलावर थे वो पंजाब पुलिस के हाथ नहीं आए। पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि सबकी पहचान हो गई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी हमलावरों की नहीं हुई है। जो इस साजिश में शामिल थे उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस कर चुकी है। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मानसा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आतंकी साजिश को किस तरह से नाकाम किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कानाचक इलाके में ड्रोन के जरिए आईईडी से भरे टिफिन बम गिराए गए। सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज किया। इस इलाके में भारत की सीमा में 8 किलोमीटर अंदर तक ये ड्रोन घुस आया। सुरक्षा बलों को जैसे ही शक हुआ उन्होंने ड्रोन पर फायरिंग की। कुछ देर के बाद फिर ड्रोन दिखा, सुरक्षा बलों ने फिर फायरिंग की, फिर पाकिस्तान की ओर ये लौट गया। पाकिस्तान की साजिश में बच्चों के टिफिन बॉक्स बरामद किए गए हैं। इस टिफिन बॉक्स में आईईडी था। ड्रोन 3 आईईडी गिराकर लौटा। टाइमर भी इसमें लगा हुआ था। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया है और मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। अभी 29 मई को ही कठुआ जिले के राजबाग इलाके में एक ड्रोन को सेना ने मार गिराया है। आपको बताएं, सेना के मुताबिक इस ड्रोन के जरिए बम गिराया जा रहा था और सामान जो है वो भी गिराया जा रहा था। जो सेना है उसके मुताबिक इस ड्रोन के जरिए एक ग्रेनेड लॉन्चर और 7 बम जैसी चीज़ें मिली हैं। सोमवार रात अखनूर के कानाचक इलाके में एक ड्रोन देखा गया जो सीमा के भीतर 8 किलोमीटर चला आया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायरिंग भी की जो बच्चों के टिफिन गिराकर गया, जिसमें 3 किलो आईईडी थी, साथ में टाइमर भी। इसे डिफ्यूज किया गया। इसके पहले बीते हफ्ते ड्रोन से ही स्टिकी बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे। ड्रोन के जरिए जिस तरह से कभी बम तो कभी हथियार तो अब विस्फोटक पाक से भेजा जा रहा है, वो काफी खतरनाक संकेत है। जल्दी से निपटने की कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाई गई तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर बुधवार से गांदरबल में स्थित खीर भवानी मंदिर का मेला शुरू हो रहा है।
पूरे 2 साल बाद पंडितों पर हो रहे हमलों की वजह से पहले से फीके पड़े इस मेले की यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज जो गए हैं 250 के लगभग लोग जो है यहाँ पर यात्रा पे आ गए। सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः पूरे जो है प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा में किसी की तरह कोताही नहीं है। यहाँ से लेकर के और आगे कश्मीर डिवीजन में भी पूरी तरह से सुरक्षा के पूर्णतः प्रबंध किए गए। सुरक्षा बलों के सामने बड़ी चुनौती आतंकी संगठन TRF को लेकर है। न सिर्फ खीर भवानी बल्कि अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार इनपुट्स आ रहे हैं। इसके अलावा सीमा पार से घुसपैठ में हाल में इजाफा हुआ है। कुपवाड़ा पुलिस और आर्मी मिल के ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं लश्कर तैयबा का। एक पाकिस्तान टेररिस्ट है, एक त्राल का है। वहां से बहुत सारे 2 AK-56 राइफल मिला है, बहुत सारे सामान मिला है। जानकारी के मुताबिक अब यात्रा में ज्यादा सावधानी बरती जाएगी। इस साल से RFID टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रा के हर पड़ाव और कैंप में CCTV के साथ RFID टैग श्रद्धालुओं की सुरक्षा करने में काम करेगा। ये तीर्थ यात्रियों पर नजर रखने का काम करेगा ताकि इमरजेंसी की स्थिति पर उन तक पहुंचा जा सके। धारा 370 हटाए जाने के बाद अमरनाथ यात्रा पहली बार होने जा रही है, लेकिन जिस तरह से इनपुट्स इस बार मिल रहे हैं उसे लेकर सुरक्षा तंत्र में खलबली है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां तकनीक पर ज़्यादा जोर दे रही हैं, चाहे वो ड्रोन के जरिए सर्विलेंस हो या फिर RFID के जरिए यात्रियों की सुरक्षा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। ये तस्वीरें मुंबई से एक बार फिर से आपको दिखा दें। मेरे पीछे आप देखें मुंबई के नरीमन पॉइंट में मौजूद ट्राइडेंट में इस वक्त आप जो हलचल देख रहे हैं, एक के बाद एक गाड़ियों के आने का सिलसिला, मीडिया का जमावड़ा, आम लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है क्योंकि मरीन ड्राइव है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ और हलचल आप देख रहे हैं ये है राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि विधायकों के खरीद फरोख्त का डर है तो होटलों में इन्हें रखा जा रहा है। और उससे पहले आज शाम 7 बजे यहाँ पर एक अहम मीटिंग हो रही है महाविकास अघाड़ी सरकार की, जो 3 पार्टियों की सरकार है। और अब से कुछ देर पहले शरद पवार यहाँ पर NCP मुखिया पहुंचे हैं, उद्धव ठाकरे कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और उम्मीद है कि अगले 10-15 मिनट में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सलमान खान की। जिस तरह से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वो शूटिंग भी शुरू कर चुके हैं अपने आने वाली एक फिल्म के लिए। ऐसे में उनकी अपनी सुरक्षा कितनी है, प्रशांत सिसोदिया अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान सड़क पर हों, पार्टी में हों, फिल्म के लॉन्च पर हों या फिर किसी इवेंट का हिस्सा हो, उनके निजी रक्षक शेरा और गार्ड अपनी नजरें हमेशा सलमान के इर्द गिर्द रखते हैं। हाल ही में मिली धमकियों के बीच सलमान की सुरक्षा जरूर बढ़ाई गई, पर उनकी अपनी सुरक्षा भी कम नहीं है। सलमान फिलहाल अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के लिए मुंबई से बाहर चले गए। शेरा करीब 27 साल से सलमान के साथ है और टाइगर नाम की उनकी एक सुरक्षा एजेंसी भी है जो सलमान के इर्द गिर्द बाउंसर्स की कमी कभी नहीं रहने देती। अमूमन उनके साथ उनके गार्ड्स के साथ साथ उनके कुछ दोस्त भी रहते हैं और मौके की नजाकत और इवेंट्स को देखते हुए उनके बाउंसर्स और बॉडीगार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाती है। शेरा और उनकी एजेंसी सलमान के साथ साथ और भी बॉलीवुड सितारों को सुरक्षा देती है। सलमान ने अपनी फिल्म बॉडीगार्ड शेरा को डेडिकेट की थी और अब सलमान शेरा के बेटे को भी फिल्मों में लॉन्च करने वाले हैं। कभी ईद कभी दिवाली के बाद सलमान टाइगर 3 की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगे और इसके अलावा वो शाहरुख के साथ उनकी फिल्म पठान में भी एक मेहमान भूमिका में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।